नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान मंदौस के आज आधी रात से कल तड़के तक बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की चेतावनी जारी की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय जिलों में तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, केवल शिक्षा ही पूरे देश में परिवर्तन ला सकती है। गुजरात में विधायक दल का नेता चुनने के लिए गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अगले वर्ष 15 अगस्त तक पूरे देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। नवी मुंबई में पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 173 रन का लक्ष्य दिया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया आमने सामने। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान मंदौस के आज आधी रात से कल तड़के तक बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की चेतावनी जारी की है। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवाती तूफान मंदौस मामल्लपुरम से लगभग 180 किलोमीटर और चेन्नई तट से लगभग 210 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। इसके आज मध्य रात्रि से कल तड़के मामल्लपुरम पहुंचने की आशंका है। इसके प्रभाव से चेन्नई और आसपास के इलाकों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा के कारण शिक्षण संस्थान कल भी बंद रहेंगे। हवाई सेवाएं, रेल और अन्य परिवहन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चेन्नई में दक्षिण रेलवे ने आपात हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसके नंबर हैं 044-2533-0952 और 044-2533-0714। चेन्नई मेट्रो रेल सेवा रात 11 बजे तक चलेगी। पुदुचेरी के लिए देर रात बस सेवा बंद कर दी गई है। उपनगरीय रेल सेवा के भी रद्द होने की संभावना है। समुद्री लहरों के 5 फीट से अधिक होने के कारण राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के दलों को तटीय जिलों में तैनात किया गया है। सरकार ने लोगों को देर शाम अपने घरों से बाहर न निकलने का परामर्श जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के 3 घंटे के भीतर कमजोर होने की संभावना है, लेकिन तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में कल तक बहुत तेज वर्षा होने की आशंका है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा ही पूरे देश में बदलाव ला सकती है। राष्ट्रपति आज देहरादून में दून विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए छात्रों की प्रतिबद्धता जरूरी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की वजह से आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि छात्र टेक्निकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मातृभाषा ही हमारी पहचान है। दून विश्वविद्यालय में विदेशी और स्थानीय भाषाओं के शिक्षण की सराहना करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में जनसांख्यिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना को एक अच्छा कदम बताया। इस दौर में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे भारत को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की और आपके समर्पण की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में इस राष्ट्रीय अपेक्षा को पूरी निष्ठा से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे। श्री मोदी सुबह 10 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे वंदे भारत रेलगाड़ी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खापी मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो में यात्रा करेंगे और वे नागपुर मेट्रो चरण 1 का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी नागपुर मेट्रो चरण 2 की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के चरण 1 का उद्घाटन करेंगे और हाईवे पर यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री का एम्स नागपुर के लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका नागपुर में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना की आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गुजरात में विधायक दल का नेता चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की कल गांधीनगर में बैठक होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बैठक कल सवेरे पार्टी मुख्यालय श्री कमलम में आयोजित की गई है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज 14वीं विधानसभा भंग कर दी। राज्य विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भाजपा ने सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया है। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के राजभवन में अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समारोह में उपस्थित रहेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चारू सक्सेना। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की शिमला में बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में शामिल हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान कार्यबल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शेखावत ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों ने हाल के घटनाक्रमों और भावी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। श्री शेखावत ने गंगा नदी स्वच्छता के लिए कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल करने का आग्रह किया। कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी राज्य को प्राथमिकता या विशेषाधिकार देने के लिए कोई नियम नहीं है। ये स्पष्टीकरण कोयला ब्लॉक के आवंटन में राज्य को प्राथमिकता देने के आरोपों के बाद दिया गया है। मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा कि 18 जून 2020 को व्यावसायिक खनन शुरू होने के बाद से नीलामी के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। विद्युत राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र के उद्यमों में ऊर्जा कुशलता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों में ऊर्जा कुशलता विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कृष्णपाल ने कहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली सुरक्षित गृह के लिए देश का विजन है। केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के 100% कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये निर्णय उद्योग की आवश्यकताओं और दूसरे और तीसरी श्रेणी के शहरों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है ताकि सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में संशोधित नियमों को सुचारू रूप से लागू किया जा सके। त्रिपुरा के अगरतला में सीमा सुरक्षा बल और सीमा रक्षक गार्ड बांग्लादेश के महानिरीक्षकों का सम्मेलन आज संपन्न हो गया। बीएसएफ सीमांत त्रिपुरा के महानिरीक्षक सुमित शरण ने बताया कि सम्मेलन के दौरान विद्रोहियों से संबंधित मुद्दों पर बल देते हुए विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के 2 महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की मांग की। उन्होंने श्री शाह से सीमा बाड़ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर स्थानांतरित करने की संभावना तलाशने और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश भर में अगले वर्ष 15 अगस्त तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनमें से 733 केंद्रों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। श्री ठाकुर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर आज लोकसभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। एक बात और बीच में आई कि आखिरकार खेल संघों में क्या हो, खेल की हमारी अचीवमेंट्स कैसे ज्यादा बढ़े। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, समर ओलंपिक्स की बात करूं, इन सभी में ही आज तक के सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल हमने जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल। सरकार ने चीन में निर्मित वस्तुओं पर निर्भरता घटाने, घरेलू उद्योगों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। राज्यसभा में आज भारत चीन व्यापार संबंधों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान दिया है। सरकार ने कहा है कि इस समय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त कर दिया था। राज्यसभा में आज समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और अन्वेषण समिति के गठन और संहिता के देशभर में कार्यान्वयन के लिए एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 पेश किया। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कुल 22 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किए जा चुके हैं। गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 100 टर्मिनल शुरू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आज राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार को कार्गो टर्मिनलों के लिए 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 79 टर्मिनलों की स्वीकृति दी जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 3 करोड़ 60 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में ये जानकारी दी। फीफा विश्व कप में इस समय ब्राजील और क्रोएशिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी। आज ही देर रात 12:30 बजे दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। दो बार के विश्व विजेता अर्जेंटीना का ये 10वां विश्व कप क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में नीदरलैंड्स ने 4 में जीत हासिल की है। 2 मैच अर्जेंटीना के नाम रहे। इनमें से 5 मुकाबले तो विश्व कप में ही हुए हैं। डच टीम को कोडी गाक्पो से एक बार फिर शुरुआती गोल की उम्मीद रहेगी। टूर्नामेंट में अब तक वो 3 गोल दाग चुके हैं। इस विश्व कप में अर्जेंटीना के मुकाबले नीदरलैंड्स के लिए ग्रुप स्टेज कुछ आसान रहा। उसने सेनेगल और कतर को हराया, लेकिन इक्वाडोर ने उन्हें ड्रॉ पर रोक दिया। वहीं मेसी की टीम की खराब शुरुआत हुई थी। पहले ही मुकाबले में सऊदी अरब ने उन्हें हराते हुए चौंका दिया। इसके बाद टीम ने शानदार वापसी की और मेक्सिको, पोलैंड जैसी टीमों को हराया। नीदरलैंड्स की मजबूती डिफेंस है और मेसी और अल्वारेज की फॉरवर्ड जोड़ी को नीदरलैंड्स की रक्षा पंक्ति को भेदना होगा। अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे मेसी को टीम विश्व कप जीतकर तोहफे के साथ विदाई देना चाहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिलाओं की 5 2020 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 173 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान मंदौस के आज आधी रात से कल तड़के तक बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की चेतावनी जारी की। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय जिलों में तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, केवल शिक्षा ही पूरे देश में परिवर्तन ला सकती है। गुजरात में विधायक दल का नेता चुनने के लिए गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक कल, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अगले वर्ष 15 अगस्त तक पूरे देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।